Today we shall start with the complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये 11th में अभी तक तुम लोगों ने इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर्स पढ़ चुके हो, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि सब कुछ हम लोग x फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स पे ही हम लोग वर्क कर रहे थे। और कुछ इस डोमेन के बाहर, रियल नंबर्स के डोमेन के बाहर भी कुछ नंबर्स हैं, उनकी हमें क्यों जरूरत पड़ी उसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम करेंगे। अगर कभी तुम लोगों के पास इस टाइप की कोई क्वेश्चन रही होगी तो तुम लोगों ने बहुत ही इजीली इसको फैक्टराइज किया होगा और सॉल्व कर दिया होगा और दो आंसर मिले होंगे कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 एंड 1। टू आंसर तुम लोगों ने इजीली देख लिया। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ ही चुके हो कि अगर ये 2 डिग्री की यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे और पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री उसके n सॉल्यूशंस होंगे। सिमिलरली अगर तुमको ये इक्वेशन दे दी जाए सॉल्व करने के लिए तो इसके आंसर्स क्या दोगे तुम लोग? देखो, इसको फैक्टराइज तो बहुत ही आराम से कर लोगे। ठीक है, इससे तो तुमको x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 मिल गया। इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1। तो दो सॉल्यूशन तो हमको मिल गए। बट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। लेकिन फॉर एनी नंबर लेस देन 0 नेगेटिव के लिए हमने स्क्वायर रूट निकालना तो सीखा ही नहीं। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन यूलर, तो उन्होंने फर्स्ट ये इन्वेंट किया कि अगर कोई नंबर -1 है उसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो उसको इसने सिंबल आयोटा से उसने इसको डिनोट किया। अच्छा क्या है, देखो कि अगर फिर 16 का अगर तुमको स्क्वायर रूट निकालने को कहा जाए तो 4 बोलोगे, और फर्दर अगर तुमसे फिर कहा जाए 4 का स्क्वायर क्या होगा तो तुम इसका आंसर क्या दोगे? 16। सिमिलरली -1 का स्क्वायर रूट क्या है? i। ठीक है, बट अगर i स्क्वायर का पूछा है तुमसे तो क्या होगा? -1। ठीक है, i स्क्वायर क्या होगा? -1। तो अब हम लोग इसकी कुछ वैल्यूज जो है i से रिलेटेड हम लोग जानते हैं। तो ये तो तुमको समझ में आ ही गया कि अगर कहीं पे भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो उसको तुम i से डिनोट करोगे। और अभी अभी मैंने बताया कि इस आयोटा को फिर से हम अगर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू -1 के ही इक्वल होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर i क्यूब तुमसे कोई पूछे, ठीक है, तो क्या है? अब इतना तो एक्सपोनेंट पढ़ ही चुके हो कि i इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई क्यूब। ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस 1। ये क्या है? i की पावर 1, तो i इंटू आई स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर क्या है? -1, तो ये वैल्यू आ गई -i। ठीक है, कहीं पे भी i क्यूब लिखा हो तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके -i लिख सकते हैं। अब i की पावर 4 क्या होगा? i स्क्वायर का होल स्क्वायर। i स्क्वायर कितना है? -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव 1। तो अब देखो ये हमें 4 वैल्यूज मिल गई कि i तो हमें मालूम है कि ये
स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, आई क्यूब कितना हो जाएगा -i, एंड i की पावर 4 क्या हो जाएगा 1। ओके, अब जरा तुम इन चारों वैल्यूज को ऐड करके देखो क्या आ रहा है। भाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह हम i लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या आएगा i से -i कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, तो मतलब कि i की पावर 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i क्यूब प्लस i की पावर 4 विल बी 0। अब देखो 4 consecutive आयोटास, द सम ऑफ 4 consecutive आयोटास का जो सम होगा वो 0। अच्छा, अगर तुमसे कोई ये पूछ लिया जाए कि i की पावर 17 की वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफाई दिस, तो क्या करो, अब जब हमको ये मालूम है कि i की पावर 4 1 होता है, तो कोई भी एक्सपोनेंट है, कोई भी एक्सपोनेंट है उसको जो है 4n फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 4n मतलब कि कोई भी नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, या तो 4n टाइप की होगी, मतलब कि उसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 है, या तो कोई भी नंबर 4n प्लस 1 टाइप की होगी, 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आए, या तो 4n प्लस 2 टाइप की होगी, या तो 4n प्लस 3 टाइप की होगी। जितनी भी रियल नंबर्स होंगी वो इन चार कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, 17 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1। तो अब देखो a की पावर m प्लस n क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये तो तुम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू 4 प्लस i की पावर 1, ठीक। अब देखो इंटू i की पावर 1, फिर क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, i की पावर 4 की पावर 4 इंटू i, ठीक है, और i की पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 की पावर 4 क्या होगा 1, तो फर्दर i की पावर 17 सिंप्लीफाई होने के बाद हम i लिख सकते हैं। अच्छा, अब कभी भी इस तरह से लिखा होगा, मान लो i की पावर -17, ठीक है। चलो सबसे पहले हम i की पावर -1 करके दिखाते हैं, तो इसको हम लोग 1/i लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो कि हमको दो वैल्यूज पता है, एक i स्क्वायर -1 होता है और i की पावर 4 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग i स्क्वायर और i की पावर 4 को की हेल्प से हम लोग इस जिसमें कि पावर जो है निगेटिव पावर्स लगी हो i के ऊपर, तो हम लोग i स्क्वायर और i की पावर 4 की हेल्प से इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया करेंगे, मल्टीप्लाई बाय i, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या मिल गया i अपॉन i स्क्वायर, ठीक है। तो i स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा y अपॉन -1 इज इक्वल टू -i। तो i की पावर -1 या 1 अपॉन i को हम लोग -i लिख सकते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये सब बहुत काम आने जाता है। सिमिलरली जैसे i की पावर -3 है, ठीक है, तो इसको 1 अपॉन i क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को i की पावर 4 कन्वर्ट कर लें, जैसे कि हम लोगों ने इसमें किया था, i स्क्वायर कन्वर्ट कर लिया था डिनोमिनेटर में, इसमें i की पावर 4 कर लो, i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया i अपॉन i की पावर 4, और i की पावर 4 क्या होता है +1, तो क्या बचा खाली i, तो i की पावर -3 क्या हो जाएगा i। तो इसी के बेस पे हम लोग जरा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने यहां पे दो क्वेश्चन लिखे हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, i की पावर
135 और दूसरा क्वेश्चन है वो अदर क्वेश्चन है i की पावर माइनस 999। तो क्या करो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसको 4n फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो पावर है उसको 4 into n प्लस समथिंग समथिंग 1 2 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने तुमको बताया था नंबर सिस्टम में कि जो लास्ट 2 डिजिट है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर चाहे वो कितने भी डिजिट की हो, ठीक है, वो 4 से डिविजिबल होगी। तो लास्ट 2 डिजिट 35 है, तो इसको हम लोग अगर 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 4 8 या 32, रिमाइंडर बचा 3, तो 135 को हम लोग लिख सकते हैं 4n प्लस 3 टाइम। ठीक है, ये है हमारी i की पावर 4n प्लस 3। ओके, देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4n इंटू आई क्यूब, तो i की पावर 4 की पावर n इंटू i इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, अब i की पावर 4 क्या होता है, थोड़ा सा करके तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 2 में 2 चाहिए, तो i को तो एज इट इज लिख दिया और जो है इंटू ये -1 लिख दिया, ये 1 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका फाइनल -i आ जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगर माइनस के पावर है, इसमें एक्सपोनेंट जो है पावर माइनस में है, तो सबसे पहले क्या करो, एक आसान सा काम 1/i की पावर 999 ये हमने लिख लिया। ठीक है, कोई भी हो सकता है, -99 यहाँ पे 199 माइनस कुछ भी लिखा हो, तो पहले तो इसको इस तरह से कर लो। ओके, उसके बाद फिर वही काम। ठीक, ये अगर 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 9 ये जाएगा 24 4 जा। अच्छा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली 24 टाइम्स ये जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i की पावर 4n प्लस 3। ठीक है, ओके, 99 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, तो इसको हम लोग इस पूरी नंबर को 999 को हम लोग ये 4n प्लस 3 टाइप की नंबर है। ठीक है, तो अब तो बहुत ही फास्ट कर सकते हो, 4n इंटू आई क्यूब। ओके, ये जो i की पावर 4n है वो तो 1 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/i क्यूब। अभी जो थोड़ी देर पहले किया था, i से ऊपर नीचे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे हो गया i की पावर 4। i की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, केवल क्या बचेगा, इसका आंसर जो है हमारा i होगा। इवैल्यूएट सिग्मा, इसकी लिमिट दे रखी है n इज इक्वल टू 1 से 13 तक, ब्रैकेट में i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जिन बच्चों को ये सिग्मा नोटेशन पता है उनके लिए तो शायद आसान है। किसी को अगर 10th क्लास में अगर सिग्मा नहीं बताया किसी टीचर ने, तो भी सिग्मा क्या है, समेशन। मतलब कि अगर सपोज करो सिग्मा x, वेयर तुमसे कह दिया जाए कि x की पावर मैंने r लिख दिया, r इज, और मैंने इसकी लिमिट ये लिख दी। सिग्मा इज अ सिंबल ऑफ समेशन। अब क्या है कि r पहले 1 रखो तो क्या आएगा, x की पावर 1। अब r2 रखेंगे, ये सिग्मा की वजह से यहां प्लस लगेगा, r स्क्वायर, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर r की जगह 5 रखेंगे। जो हमारी लिमिट जहां पे एंड हो रही है वहां पे हम रुक जाएंगे। जीपी तुम लोगों ने पढ़ रखी है, सॉरी यहाँ पे सब में x होगा, r तो हम लोगों ने वैल्यू पुट करी है, x होगा। जीपी पढ़ रखी है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो x है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, आराम से उसके बाद निकाल लोगे। ठीक है, अब 11th क्लास में हो तो एक सिंबल और समझ लो, कहीं पे भी ये आ सकता है। यहां पे ऐसे लिखो, जैसे कि सिग्मा समेशन का ये प्रोडक्ट है। पहला टर्म क्या होगा जब r1 पुट करेंगे, x। दूसरा टर्म क्या होगा, x स्क्वायर। तीसरा टर्म क्या होगा, x क्यूब। फोर्थ टर्म
जब r इज इक्वल टू 4 रखेंगे एंड r इज इक्वल टू 5 रखेंगे, ठीक है। 5 4 9 12, 12 और 3 15, तो इसका फाइनल आंसर जो है x इज इक्वल टू 15 होगा। तो अब शायद समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करते हैं। आगे सिग्मा लगा हुआ है, तो क्या है, n हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, i प्लस आई स्क्वायर, फिर जो भी आएगा उसको n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर n इज इक्वल टू 3 रखेंगे, एक सीरीज बन जाएगी, फाइनली उसको हम लोगों को ऐड करनी होगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऐसा करते हैं, हम लोग इसको पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो i की पावर n प्लस i की पावर n इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था कि i की पावर n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस i बचेगा, लेकिन शायद कुछ लोगों को इतनी जल्दी ना समझ में आए फास्ट, तो मैंने इस तरह से लिख लिया है, a की पावर m प्लस n को a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया, ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है। तो अब फर्दर आगे हम लोग क्या करें, तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, क्यों ना i की पावर n को कॉमन ले लिया जाए, बिल्कुल ले सकते हैं। तो फर्दर हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, 13, i की पावर n को हमने जब कॉमन लिया तो ये अंदर ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 1। सिग्मा नोटेशंस में एक चीज का ख्याल रखना, कहीं पे ये लिखा हो 3 इंटू एक्स की पावर r इज इक्वल टू 1 से सपोज करो 7, जो 3 वाला टर्म है, तो इसका और r से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम लोग 3 को क्यों ना बाहर कर दें। जिसका रिलेशन ही नहीं है इसके ऊपर r का तो कोई जोर जबरदस्ती चल ही नहीं रही है, ये तो इंडिविजुअली 3 ही बना रहेगा भाई, x चेंज होता रहेगा, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। तो सिमिलरली अब वो जो 1 प्लस i है, जो ब्रैकेट में 1 प्लस i है, इस पे तो अब n का कोई होल्ड ही नहीं है भाई, वो अपनी वैल्यूज को चेंज करता रहे। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी तुम लोग पढ़ते हो तो भाई अब इसमें तो n का कोई रोल रह ही नहीं गया। तो 1 प्लस आई को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस आई सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 13 एंड i की पावर n। अब क्या होगा फर्दर, अब इसका रोल चालू हो गया, ठीक। एक हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 प्लस i की पावर 3 अप टू i की पावर 13, i स्क्वायर, i क्यूब, i 4, i की पावर 12 प्लस i की पावर 13। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये कोई सीरीज है भाई, ये तो हम लोगों ने 10th में पढ़ी थी, जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म i, कॉमन डिफरेंस i स्क्वायर अपॉन i है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13 है। तो सम ऑफ जीपी याद करो, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, 1 प्लस i, अब सॉल्व करना चालू कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट टर्म i की पावर n, सॉरी n क्या है 13, i की पावर 13 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आई होप तुम लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया हो। a r भी जो हो, दिस अपॉन दिस i आ रहा है, दिस अपॉन दिस i आ रहा है, दिस अपॉन दिस i, दिस अपॉन दिस i, तो कॉमन रेशियो ऑब्वियसली i हो रहा है। फर्स्ट टर्म ये है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब हम लोग जितना अभी तक पढ़ा है 4 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 1, तो 1 प्लस i, ये तो चल ही रहा है, इनटू i इनटू, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो i की पावर 12 प्लस 1, ये 13 को 12 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 12 तो 4n टाइप की चीज है, ठीक है। तो i की पावर 12
इंटू आई माइनस वन अपॉन आई माइनस वन। ठीक है, आई की पावर 12 क्या है, 1 हो जाएगा, आई की पावर 12 तो 1 हो जाएगा। अब देखो आई माइनस वन से आई माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। फर्दर अब हमारे पास बचा क्या, केवल 1 प्लस आई इंटू आई तो बचा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये आई माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी आई प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसका फाइनल आंसर आई माइनस वन होगा। मैं समझता हूं ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये भी तुम लोग जान लो कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास, मतलब कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास इज 0। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई नंबर आई की पावर 4 है, उसके जस्ट बाद वाला क्या होगा, आई की पावर 4n प्लस 1। ठीक है, मतलब कि पहला अगर आई है तो फिर आई से मल्टीप्लाई किया, अगला आई स्क्वायर, फिर आई से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा आई क्यूब। उसी तरह आई से मल्टीप्लाई करके अगला टर्म क्या होगा, आई की पावर 4n प्लस 2, और फोर्थ टर्म होगा आई की पावर 4n प्लस 2। कह रहा है कि इन चारों टर्म्स को अगर ऐड करें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए, इन चारों टर्म्स को ऐड कर दें तो 0 आना चाहिए। ठीक है, आई की पावर 4n प्लस आई की पावर 4n इंटू आई प्लस आई की पावर 4n इंटू आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4n इंटू आई। ठीक है, ये तो तुम लोगों को इतना एक्सपोनेंट, चाहे वो सीबीएसई का बच्चा हो चाहे एससी आईसीएसई का हो, इतना तो यूपी बोर्ड का हो, इतना तो भाई एक्सपोनेंट आना ही चाहिए। नहीं अगर आता है तो भाई 9th या 10th की किताब उठा के एक बार वो चैप्टर फिर से पढ़ लो, या हमारे किसी 9th या 10th के वीडियोस में जाके देखो। ओके, तो अब देखो हम लोग इसमें आई की पावर 4n कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। ठीक है, आई की पावर 4n 1 प्लस आई स्क्वायर मैंने बताया -1 होता है, और आई क्यूब अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया -i होता है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, फर्दर आई की पावर 4n इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव आयोटास इज ऑलवेज बी 0। तो देखो कि अगर कहीं पे ये लिखा हो 789 प्लस आई की पावर 790 प्लस आई की पावर 791 प्लस आई की पावर 792, ये देखो पावर्स चारों कॉन्जिक्यूटिव है। 789, 790, 791, 792, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए भैया ये एक्सप्रेशन तो 0 है, इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे आंसर 0 आएगा। चलो इसी के बेस पे हम लोग एक आध क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 अप टू कहां तक गया, आई की पावर 512। तो तुम लोग ये तो समझ सकते होगे कि इसमें अब टोटल टर्म्स कितने होंगे। अगर आई की पावर 1 से स्टार्ट करते तो कहते कि 512 टर्म्स होंगे, लेकिन यहां पे हम लोगों ने आई की पावर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 508 होंगे इसमें। अब ये देखो कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं कि आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 प्लस डैश डैश, बीच में कोई टर्म आ गया
आई की पावर 70 प्लस आई की पावर 71 प्लस आई की पावर 72 प्लस आई की पावर 73, फिर डैश 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 करके ये लास्ट टर्म जो था तुम लोगों का आई की पावर 512 प्लस आई की पावर 511 प्लस आई की पावर 510 प्लस आई की पावर 509। तो क्या है कि टोटल 508 टर्म्स हैं, 508 टर्म्स हैं इस पूरी सीरीज में। अगर इसको 4 से डिवाइड करो, नंबर ऑफ टर्म्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 टर्म्स के 127 पैकेट्स बन रहे हैं और हर एक कॉन्जिक्यूटिव पैकेट जो है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आयोटास के सम कितना होता है 0। तो हर एक 4 टर्म्स के ग्रुप का सम क्या होगा 0 और ऐसे टोटल 127 टर्म्स हैं और तो फिर इस पूरी सीरीज का सम भी क्या होगा 0 क्योंकि इसका भी 0, कोई एक उठा लो उसका भी 0, इसका भी सम 0, सारे जीरोस 127 टाइम्स ऐड होंगे तब भी वो 0 ही देंगे। तो इस सीरीज का सम क्या होगा 0। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें भी तुमको यही करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम तो 0 होगा उसको हटा देंगे 0 0 को। तो अब टोटल टर्म्स इसमें कितने हैं 99 टर्म्स हैं। तो ठीक है, जब हम 5 5 को क्लब करना चालू करेंगे तो लास्ट में 3 टर्म्स बच जाएंगे क्योंकि देखो 24 into 4 ठीक है कितना हो गया 96। तो ये जो क्वेश्चन है अब देखो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं अप टू आई की पावर 96 प्लस आई की पावर 97 प्लस आई की पावर 98 प्लस आई की पावर 99। तो यहां तक जो टर्म्स है ये तो 24 पैकेट्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव आयोटास बना रहे हैं। तो यहां तक के तो सम 0 प्लस 0 प्लस 0 24 टाइम्स 0 ही आएगा। बचा कितना ये हमारे पास, ठीक है ओके। या आई की पावर 4 से लेके आई की पावर 19 तक वो भी 24 ग्रुप्स बनेंगे 4 4 के तो भी वो 0 है। तो यहां से यहां तक का भी 0 मान लो। तो अब बचा क्या ये वाला बचा, ठीक। अगर इधर से स्टार्ट करोगे तो ये तीनों बचेंगे, इधर से ऐड करोगे ग्रुप बनाओगे 4 4 का तो इतने 3 बचेंगे। देखो इसका क्या होगा आई ये इतने का -1 प्लस आई क्यूब क्या होता है माइनस आई। तो ये और ये तो कट गए, फर्दर इसका आंसर -1 आएगा, ठीक है। अगर तुमने कहा हम तो इधर से स्टार्ट करेंगे भैया इन तीनों को अकेला छोड़ते हैं, तब देखो आई की पावर 97 प्लस आई की पावर 98 प्लस आई की पावर 99, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे ये 4n प्लस 3 ये है 4n प्लस 1 टाइप का है। 96 प्लस 1 96 इज डिविजिबल बाय 4, 4n प्लस 1 प्लस आई की पावर 4n प्लस 2 प्लस आई की पावर 4n प्लस 3। बचा क्या 4n तो गया, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। देखो सॉल्व किया था इससे भी वही आ रहा है, आई स्क्वायर होता है -1, आई क्यूब होता है -i, तो भी ये कैंसिल हो गया, फर्दर आंसर -1 ही देगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन यहां तक होता पूरा आई की पावर 100 था तब तो भैया 4 4 के 25 पैकेट्स बन रहे हैं। 24 हर इंडिविजुअल पैकेट का जो सम 0 होगा तो 24 पैकेट्स का भी 25 पैकेट्स का सम भी 0 ही होगा। अच्छा तुम लोग आई क्या होता है ये तो समझ गए। अब कोई भी नंबर है, एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a and b are the real numbers, तो such type of number is called the complex number. For example अगर तुम लोगों को कहीं पे भी 2i, 7 minus 3i, कुछ भी केवल 5i या 2 ऐसे कुछ भी लिखा, ठीक है। अब
मैंने जैसे 7 2 3 यहाँ 5 ये ना समझना कि केवल हम लोग इंटीजर्स ही ले सकते हैं। मैंने कहा एनी रियल नंबर 0.2 भी लिख सकते हैं। अब रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी होता है, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो तुम तो कहोगे यार ये तो रियल नंबर है, ओके, तो लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू आई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 5i, ठीक है। तो एनी एक्सप्रेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib where a and b are the real numbers, this called are complex number। तो अब इसमें जो ये वाला पार्ट है इस कंप्लीट सब, अब हम लोग इस तरह से लिखेंगे अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus ib where a is the real part of that complex number, a is the real part of that complex number and b is the imaginary part of that complex number, ठीक है। जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, b। तो उसी तरह मैंने ये जो कुछ नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिख रखे हैं, तो इसमें 7 क्या है, इसका रियल पार्ट पूछा जाएगा, रियल पार्ट क्या है 7। उसी तरह तुमसे अगर कोई पूछे इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का, तो लिखोगे 2। सिमिलरली इसका रियल पार्ट 7 है एंड इमेजिनरी पार्ट -3 है, विद साइन लिखोगे। अगर बीच में माइनस है तो माइनस के साथ ही उसको लिखोगे। सिमिलरली इसका रियल पार्ट क्या है, इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है एंड इसका इमेजिनरी पार्ट +5 है। सिमिलरली इसमें इसका रियल पार्ट हाफ है, 1/2 या 0.5 कुछ भी कह सकते हो, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है 0 है। इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तुमसे कह दिया तुमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग दे रखी हैं। एक पहली कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस ib1 एंड दूसरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है a2 प्लस ib2। तुमसे यह कहा गया कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, z1 इज इक्वल टू z2। दैट मीन्स तुमसे यह कहा गया a1 प्लस i b1 इज इक्वल टू a2 प्लस i b2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगी जबकि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर will be equal to the real part of second complex number. That means a1 will be equal to a2 and the imaginary part of the first complex number will be equal to the imaginary part of the second complex number. That means इनके जो imaginary part है b1 must be equal to b2 to satisfy the condition of equality. तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि इफ a प्लस बी माइनस 3a प्लस बी आई इज इक्वल टू 5 प्लस 2i। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये एक इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है जिसका ये रियल पार्ट a प्लस बी और -3a प्लस बी जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है, और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर z2 दे रखी है जिसका ये रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका 2। तो फॉर z1 इज इक्वल टू z2, तो z1 का जो रियल पार्ट होगा a प्लस बी शुड बी इक्वल टू z2 का रियल पार्ट 5 एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट है -3a प्लस बी इक्वल टू जो z2 का इमेजिनरी पार्ट है 2। ठीक है, सिंपल दो वेरिएबल की टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस बन गई। सॉल्व करना बहुत आसान है, माइनस साइन अंदर चला गया, माइनस साइन अंदर चला गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया, b से b हमारा कैंसिल हो गया, बचा -2a इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू -7/2
एंड a की वैल्यू जब इसमें रखोगे -7/2 प्लस b इज इक्वल टू 5, दैट शोज b इज इक्वल टू 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 17/2। ठीक है, तो कभी भी इक्वलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो इसको बहुत ही आराम से तुम लोग सॉल्व करना। Now, algebra of the complex numbers, addition, subtraction, multiplication and division. Division, multiplication के बस बात बताऊंगा। सपोज करो तुम्हारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखी हैं, z1 इज इक्वल टू a1 प्लस ib1, z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2 एंड z3 इज इक्वल टू a3 plus ib3 and so on, zn is equal to an plus ib। ठीक है, तो अब तुमसे ये कह दिया जाए z1 plus z2 plus z3 and so on zn, तो क्या करोगे? बहुत ही सिंपल चीज है, जो इनके रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में ऐड कर दो और जो उसके इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में ऐड कर दो। a1 प्लस a2 प्लस a3 an तक जितने भी रियल पार्ट्स हैं सबको ऐड कर दो, प्लस जितने भी इमेजिनरी पार्ट्स हैं b1 प्लस b2 प्लस b3 जितने भी हैं bn तक सबको ऐड कर दो i। ठीक है, ये i इधर लगा दो बाय डेफिनेशन जो है। ठीक है, कैसे भी लिख दो, इन सबको ऐड करने के बाद एक जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, तो ये हमारी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर या नया वेक्टर बनेगा। ठीक है, वो वेक्टर शब्द अभी मैंने बोला, ये भी बताऊंगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ फ्री वेक्टर भी काम करता है, या पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर दोनों ही की तरह काम करता है। तो इस तरह से हम लोगों को एक फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगी बाय एडिंग ऑल रियल पार्ट्स एंड ऑल इमेजिनरी पार्ट्स इंडिविजुअली एंड दैट राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा तो भी वही रूल लगेगा कि अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a1 प्लस ib1 दिया हुआ है और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2 दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर एक हमारे को नया कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू z1 माइनस z2 हो जाएगा। इनके रियल पार्ट्स को सब्सट्रैक्ट करोगे और इनके इमेजिनरी पार्ट को अलग सब्सट्रैक्ट करोगे, तो ये नया नंबर जो कैलकुलेशन के बाद मिलेगा वो इसका रिजल्टेंट z1 माइनस z2 होगा। सिमिलरली अगर तुम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मल्टीप्लिकेशन में भी सपोज करो वही कि एक हमारे को z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है a1 प्लस ib1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस ib2। ठीक, तो एक नया वेक्टर बनेगा जब हम इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा a1 प्लस ib1 इंटू a2 प्लस ib2। अब जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन तुम लोग करते चले आ रहे हो 7th 8th क्लास से, वैसे ही a1 को पकड़ा पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, a1 a2 प्लस a1 b2i। अब i b1 को लिया तो b1 a2 i प्लस इसको जब करेंगे i स्क्वायर b1 b2। ठीक है, i स्क्वायर तुम लोग को मालूम है -1 होता है, a1 a2 माइनस, क्योंकि अब इसके साथ i तो खत्म हो जा रहा है, ठीक है, i तो यहां पे रह ही नहीं गया, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वो तो -1 तो एक रियल नंबर है, तो माइनस b1 b2 इसको हम लोगों ने एक साथ लिख लिया, प्लस i इंटू a1 b2 प्लस b1 a2, ये हमारा रिजल्टेंट
Z1 Z2 हमको मिल गया। तो इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो REZ होगा वो ये होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा नए वेक्टर, ये नए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारा ये A1B2 प्लस B1A2 हमारा इसका इमेजिनरी पार्ट है, और A1A2 माइनस B1B2 इसका हमारा रियल पार्ट है। हमने अभी तक पढ़ा कि a complex number can be treated as a algebraic number. A complex number can be treated as a algebraic number, ठीक है, which follows the rule of addition, subtraction, multiplication and division. Division भी अभी मैं करके दिखाता हूँ, बट ये अभी ध्यान रखो कि एक algebraic expression की तरह इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, which follows the rule of addition, subtraction, multiplication and division. एंड यही कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसको हम लोग एक 2D प्लेन पे पॉइंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, इसको समझो कि सपोज करो कि A, अभी तो चलो A, तो इसका जो पॉइंट फॉर्म हो जाएगा A, B। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में, और या कुछ लोगों ने 9th में इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि कोई पॉइंट A, B को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द प्लस माइनस A। अब सपोज करो अभी ये A प्लस में है, तो एक्स एक्सिस में इतने यूनिट हम लोग चले A यूनिट, और फिर वर्टिकली अपवर्ड हम लोग B यूनिट चले यहाँ पे। तो ये जो A, B है, ये है, इस तरह से भी डिनोट करते हैं, और Z और कॉलन A, B, मतलब कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये 2D प्लेन पे ये जो ओरिजिन O से है, ये इसको सपोज करो ये पॉइंट P मान लो, तो एक ये OP वेक्टर है, ठीक है, ये OP वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है इन डायरेक्शन फ्रॉम O टू P। अच्छा, अब क्या है कि सपोज करो मैंने एक ये नंबर लिख दी 3 प्लस 2i, या तुमको इस तरह से लिखा हो 3, 2, तो ये समझ लो दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। अगर 3, 2 लिखा हुआ है तो ये ऑर्गन प्लेन या 2D प्लेन या इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये रियल एक्सिस है, ठीक है, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी वाई एक्सिस कहलाती है, ठीक है। ये रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली और वर्टिकल वाली इमेजिनरी वाई एक्सिस कहलाती है। तो अगर कोई तुमको 3, 2 कोई पॉइंट दे रखा है तो यहाँ पे 3, 2 हमने बनाया, तो ये जो है, ठीक है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अगर तुमको एक कोई Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर -3, (2) दे रखा है, तो फिलहाल इसको एल्जेब्रिकली तुम लिख सकते हो, कैसे, -3 + 2i, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो भी -3 यूनिट हम लोग इधर गए और 2 यूनिट हम लोग ऊपर गए, तो -3, 2 ये एक हमारा, ठीक है, Z2, ये हो गया हमारा Z1। सिमिलरली -3 -2 हो गई, तो -3 यूनिट लेफ्ट साइड गए और -2 यूनिट नीचे गए, -3 -2। उसी तरह 3, -2, तो 3 यूनिट इधर, तो ये हमारा Z4 +3, -2। तो अगर जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो -3 -2i, तो तुम्हें ये तुरंत ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये पॉइंट फॉर्म में थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और अगर 3, -2 दे रखा है या 3 -2i लिखा हुआ है, तो ये समझ जाना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आगे पढ़ोगे इसको पोलर फॉर्म में
कन्वर्ट करना, तो हमें किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट हमारा आ रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद अब हम तुमको ये बताते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉइंट फॉर्म समझ गए होंगे। एक बार मैं फिगर फिर से बना दे रहा हूं। सपोज करो फिर से वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दे रखा है, ठीक। ये कोई पॉइंट P है और ये इसका ओरिजिन। अच्छा, एक चीज और याद रखो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ये, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस Z से। अच्छा, देखो कि कोऑर्डिनेट में ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0, तो डिस्टेंस फार्मूला तुम लोग पढ़ चुके हो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये क्या है? डिस्टेंस OP, और यही है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू A प्लस IB। जब कैलकुलेट करोगे तो देखोगे x2 इसको ले लो तुम, x2 माइनस A माइनस 0 का होल स्क्वायर A स्क्वायर एंड B माइनस 0 का होल स्क्वायर B स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखी है Z, तो उसका तुमसे अगर मैग्नीट्यूड या मॉड पूछा गया तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट जो भी है उसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कुछ भी है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। कहीं कहीं पे इस लेंथ को Z और पोलर फॉर्म में अभी इसको हम लोग R से भी रिप्रेजेंट करेंगे। R इज लेंथ OP, ठीक है। तो इसका 3 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी लेंथ, जिसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से 5 यूनिट की है। 3 माइनस 4i, अब ये 3 माइनस 4i आएगा कहां? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3 इधर गए माइनस 4 इधर, मतलब कि ये जो 3 माइनस 4i है ये पॉइंट है 3 माइनस 4, इसकी डिस्टेंस जो है O से हमारी 5 यूनिट की है। ओके, अच्छा, ये समझ में आ गया। रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और उसका सिंबल होता है जो भी है Z के ऊपर एक बार लगा दिया, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ नहीं करना है कि यहां पे जो भी साइन है, ठीक है, जो भी साइन है, ठीक, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। देखो, एक Z बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका फर्दर हमने जो है कॉन्जुगेट निकाला, तो अब इस साइन को प्लॉट कर देंगे।
विच इज इक्वल टू z। तो ठीक है, z बार मतलब कि z बार पे भी बार अगर लगा हो तो वो अपना ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z के बराबर होगा। एक चीज अब और देखो कि ग्राफिकली जो a प्लस IB का कॉन्जुगेट है, a यूनिट यहां तक गए और b यूनिट हम नीचे गए। डिस्टेंस फार्मूले से ये सपोज करो ये हमारा p डैश है, पॉइंट, ये पॉइंट p डैश है। तो OP की जो डिस्टेंस होगी, अगर डिस्टेंस फार्मूले से निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 0 का होल स्क्वायर फिर से b स्क्वायर हो जाएगा। तो जो z बार का मैग्नीट्यूड है वो भी z के मैग्नीट्यूड के ही बराबर होगा। ठीक है, तो एक नई चीज हम लोग को पता लगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्जुगेट, उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों ही इक्वल होंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी सपोज करो z इज इक्वल टू 6 प्लस 8i, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा 6 माइनस 8i। अब इधर देखो इसका मॉड z क्या होगा, a स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर 64, 100 तो भी 10 आ रहा है। अब इसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 6 स्क्वायर 36 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 64, अगेन हमको 10 मिल रहा है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट का जो मैग्नीट्यूड होगा या मॉडुलस होगा, मॉड होगा, वो इक्वल होगा। ओके, इससे एक हमारा एक फर्दर एक फार्मूला और बन रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को प्रूविंग वाले सॉल्व हो जाएंगे। देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB का जो मॉडुलस होगा अभी तुम लोगों को पता लगा, ठीक है, उसके कॉन्जुगेट का, उसका जो कॉन्जुगेट है a माइनस IB, उसका भी मॉडुलस हमारा, ठीक है। तो फिर दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर दें ठीक है, अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर यही है, फिर से कर लो a प्लस IB और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट जो है a माइनस IB, ठीक है। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो z बार, ठीक है, z बार, तो ये क्या होगा a प्लस IB इंटू a माइनस IB, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, अंदर a स्क्वायर माइनस i AB प्लस i AB माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर। देखो इससे तो ये कट गया और i स्क्वायर क्या होता है -1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो फिर फर्दर ये हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या मिल गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल गया, और ये देखो ये क्या है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। तो z बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। तो अब इस फार्मूले से
हम लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलने जा रही है कि आई होप तुम लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, ये जो है, जो मॉड जेड स्क्वायर है, इससे अगर हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा, सपोज करो ये इसके नीचे डिनोमिनेटर में और ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन z हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? तो अब तुमसे तो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तुमको ये दे रखा है कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको दे रखी है, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल क्या, 1 अपॉन z तुमसे पूछा गया। तो 1 अपॉन z क्या होता है, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, तो z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, z बार क्या होगा, अभी मैंने बताया यहां माइनस लगा है, सीधे सीधे प्लस कर दो। ठीक है, कर दिया। और इसका मॉड z क्या होगा, रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 रूट 13, और हमें उसका स्क्वायर वापस कर देंगे तो रूट हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 30। तो अगर कोई भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी हो और कह दिया जाए उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से तुम लोग निकाल लोगे।